होती है लास्ट एपिसोड के एंडिंग सीन के ही साथ में, जहां पर चेन्नन अपने कई सारे साथियों के साथ में जंगल के अंदर चला जाता है, डेड वैली के अंदर, जहां पर इन लोगों की एक गुफा के पास में जाने की वजह से अचानक से उस गुफा ने किसी ताकत की वजह से इन लोगों को अंदर खींच लिया था, जहां पर हमें इन लोगों को अंदर खींचते हुए और नीचे गिरते हुए दिखाया जाता है, जिसके बारे में इनमें से किसी को भी पता नहीं होता कि ये लोग अचानक से यहाँ पर कैसे आ गए। और फिर तभी लोगों को किसी की आवाज आने लगती है, जो कि ये कहने लगता है कि पूरे 100 साल बीत चुके हैं और फिर भी जगह पर केवल 10 कमजोर मॉर्टल्स ही आ पाए हैं, जिनमें से आज तक मुझे कोई भी एक सिंगल इमॉर्टल बीइंग देखने को नहीं मिला। और इन लोगों के सामने ये जो बंदा होता है वो इतना ज्यादा विशालकाय था कि ये तो उसके सामने चींटी के जैसे लग रहे थे, जिसको देखकर ये लोग भी हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये चीज है क्या, जिसके विंग्स काफी अजीब तरीके से दिख रहे होते हैं और उसका चेहरा भी काफी अजीब होता है। जिस मोमेंट पर तभी फिर चेन्नन उससे उसी की लैंग्वेज में ही बात करने लगता है और उससे ये कहता है कि तुम जिन बीते हुए 100 सालों की बात कर रहे हो वो तो पलक झपकते ही निकल गए। मुझे ये बताओ जरा कि आखिर तुम इतने समय से किसका इंतजार कर रहे हो, जिसको असल में कहा जाता है पुराने समय का डीमन गॉड, जो कि चैन की आवाज और उसकी लैंग्वेज को सुनकर ये कहने लगता है कि मुझे तो यकीन नहीं होता कि आज के समय में इतनी ज्यादा पुरानी, वो भी 10,000 साल पुरानी भाषा को समझने वाला कोई जिंदा है, जिससे कि चैन समझ जाता है कि वो जिसकी खोज में यहाँ पर आया था ये तो वही है। इसी वजह से फिर वो ये कहने लगता है कि ठीक है, अब तुम मुझे बताओ जरा कि आखिर 10,000 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से सभी के सभी गॉड्स और सभी के सभी डीमंस मर चुके थे, फिर चाहे वो इमॉर्टल्स ही क्यों ना हो। गॉड्स का कॉन्टिनेंट और डीमंस का कॉन्टिनेंट सभी के सभी एक साथ ही खत्म हो गए थे। अगर ऐसा क्या हुआ था और ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तुम जागे और मैं भी जागा। लेकिन ये बात सुनकर वो डीमन गॉड काफी ज्यादा गुस्से में आने लगता है, उसकी बॉडी के अंदर अजीब से चेंजेस होने लगते हैं। वो चैन से ये कह रहा था कि मुझसे ये मत पूछो, मुझे कुछ भी याद नहीं है। वो बहुत ही जोरों के साथ में चिल्ला रहा था, तड़प रहा था और ये कह रहा था कि मुझे याद नहीं है कि 10,000 साल पहले क्या हुआ था, यहाँ तक कि मुझे तो ये भी पता नहीं है कि मैं असल में हूँ कौन। और उसके चिल्लाने की वजह से इतनी ज्यादा खतरनाक लेवल की पावर्स निकल रही थी, यहाँ पर ये जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी अनकॉन्शियस हो जाते हैं और चैन ने जो शील्ड बना के रखी होती है वो भी ब्रेक हो चुकी थी, जिसके तुरंत ही बाद अब तो चैन भी अनकॉन्शियस हो चुका था, जिसके फिर कुछ समय बाद चैन और उसके बाकी के साथियों को होश आ जाता है। और चैन यहाँ पर जैसे ही उठा होता है तो वो डीमन गॉड कहने लगता है कि तुमने जो कुछ भी कहा था मैं वो सब कुछ भुला चुका था, इसीलिए अच्छा यही होगा कि तुम दोबारा से ऐसा मुझसे कुछ भी ना कहो, क्योंकि अगर तुमने दोबारा से ऐसा कहा तो मैं अपने दिमाग के ऊपर से कंट्रोल खो दूंगा और सब कुछ तबाह कर दूंगा। ना तो तुम बचोगे और न ही ये दुनिया बचेगी, क्योंकि वो एक ऐसा समय था जब मैं और भी ज्यादा बड़ा ना हो सका और एक जगह पे आकर स्टक हो गया। तुम लोग लकी हो जो कि मेरे गुस्से के सामने भी जिंदा खड़े हो, क्योंकि जब कभी भी मैं अपने ट्रू नेचर को खो देता हूँ तो मुझे भी पता नहीं होता कि अब कौन मारा जाएगा। लेकिन अब इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। इस जगह पे एंटर करने का मतलब है कि तुम सभी लोगों को रूल्स को फॉलो करना होगा, जिससे कि उसने तुरंत ही अब एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया होता है एक इल्यूजन रियल्म को, जिसके अंदर वो इन सभी के सभी लोगों को ही भेजने वाला है। वो इन लोगों को तुरंत ही उठाकर ये कहने लग जाता है कि तुम लोगों को अब अपने खुद के हर्ट से ही जीतना होगा। अगर तुम अपनी कमजोरियों से जीत जाते हो तो जिंदा बच के निकल जाओगे, और ये जो इथेरियल इल्यूजन रियल्म है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए एक छोटा सा टेस्ट है, क्योंकि अब तुम लोग जो कुछ भी देखोगे और जो कुछ भी सुनोगे उनमें से कुछ भी रियल नहीं होगा। लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि वो सच नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें तुम्हारे हर्ट से ही निकलेंगे। तुम लोगों के मन के अंदर जिस चीज का भी डर होगा आज वो तुम्हारे सामने आएगा। अपने डर के ऊपर विजय प्राप्त कर लो और यहाँ से जीत कर बाहर निकल आओ, जहाँ पर चैन के ऊपर ऑब्वियसली डार्क पावर से कब्जा करने की कोशिश करने लगती है, जिनसे वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। वो अपने कल्टीवेशन और अपनी डिवाइन पावर्स की मदद से उन सारी की सारी चीजों को सप्रेस भी करने लगता है, और वाकई में ऐसा हो भी रहा था, क्योंकि वो बहुत ही जल्द उस इल्यूजन वर्ल्ड को ब्रेक करते हुए वहां से बाहर निकल आता
है, जिसके लिए असल में वो यूज कर रहा था अपने फैमिली की एक मिस्टिकल टेक्निक को, जिसे ब्रेक करने के बाद चैन पहुंच जाते हैं उस डीमन गॉड के हाथ के ऊपर, जिससे हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो डीमन गॉड है वो एक नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले कितना ज्यादा विशालकाय है। चैन कह रहा था कि सच में मेरी फैमिली की मिस्टिकल पावर काफी ज्यादा गजब की है, जिसे देखते हुए वो डीमन गॉड कहने लगता है कि वैसे तुम्हारा जो कल्टीवेशन है वो तो काफी वीक है, तुमने तो प्रोफाउंड रियल्म के अंदर रहते हुए भी मेरे इल्यूजन को ब्रेक कर दिया। जिसके बाद फिर हम लोगों को अब दिखाया जाता है मैंकर को, और उसके माइंड के भी अंदर इसी टाइप का एक इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा था, जिसको सबसे पहले उसके दिमाग के अंदर ही फंसाया जाता है और उसके बचपन में पहुंचा दिया जाता है, जहां पर मैंकर अपने मास्टर के साथ में अपनी ट्रेनिंग को कर रही थी। जिसकी मास्टर तभी मैंकर से ये कहने लग जाती है कि तुम्हारा जो कमजोर सा कल्टीवेशन है, क्या तुम इसके बलबूते पर एक लेक के अंदर जा सकते हो किसी और की जान बचाने के लिए, बिना इस डर के कि वो काम करने में तुम्हारी भी जान जा सकती है। जिस नजारे को यहाँ पर मौजूद बाकी के सभी छोटे छोटे डिसाइबल्स भी देख रहे थे। तो लिटिल मैंकर ये कहने लग जाती है कि अगर मैं उसको बचाने के लिए नहीं जाऊंगी तो वो तो पानी में डूब ही जाएगी, जो कि तुरंत ही अब एक बैम्बू स्टिक को उठाकर अपने मास्टर के ऊपर अटैक करने लगती है, क्योंकि वो उसे सिखा रही होती है कि तुम्हें अटैक करने पर मजबूत कैसे बनना है। मास्टर कहने लग जाती है कि अगर तुम्हें अपने दिल को और अपने वार को मजबूत बनाना है तो तुम्हें अपने दिल को खाली करना होगा, उसमें ना तो कोई पर्सन हो, ना तुम खुद हो और ना ही कोई इमोशन, तभी जाकर तुम्हारा हार्ट स्ट्रॉन्ग बनेगा। और एक अटैक के साथ में उन्होंने मैंग को काफी दूर फेंक दिया था। मास्टर कहने लगते हैं कि तुम मजबूत केवल तभी बनोगी जब तुम्हारा हार्ट एकदम सॉलिड होगा, पत्थर के जैसे, जिससे किसी भी तरीके का कोई भी इमोशन हिला ना सके। मुझे ये बताओ जरा, क्या तुम्हारी स्वॉर्ड भी एक रॉक के जैसे सॉलिड बन सकती है? क्या तुम्हारी स्वॉर्ड में इतनी ताकत हो सकती है कि वो इविल स्पिरिट्स को भी मार गिराए, जो कि अपने चारों तरफ से एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है और आसपास के बैम्बूस को काट कर रख देती है? वो मैंकर से कहती है कि अभी तुम उतनी पावरफुल नहीं हो जिससे कि दूसरों को बचा सको। जो नजारा सभी लोग देख रहे होते हैं और वो अपनी उसी बैम्बू स्टिक को लगा देती है मैंकर के सामने, जो कि यहाँ से जाते हुए कहने लगती है कि सभी लोग यहाँ से जा सकते हैं सिवाय मैंकर के, क्योंकि ये यहीं पर रहेगी और लगातार अपने कल्टीवेशन को और प्रैक्टिस को करती रहेगी। जिससे कि मास्टर के साथ में सभी के सभी डिसाइपल जाने लगते हैं और मैंकर वहीं पर बैठी रहती है अपनी ट्रेनिंग को करने के लिए, जो कि वो अपनी स्टिक को उठाती है और मास्टर वाली स्टिक को हिट करने लगती है। वो ये भी कह रही थी कि आखिर मैं इसको क्यों नहीं तोड़ पाऊंगी, इसमें ऐसा क्या ही स्पेशल होगा। लेकिन मैंकर को पूरा दिन हो जाता है और अब तो रात भी हो चली थी और फाइनली एक ऐसा मोमेंट आ ही जाता है जब वो उस बैम्बू स्टिक को तोड़ ही देती है। और ऐसा इस वजह से हो पाया था क्योंकि उसके दिमाग में केवल एक ही बात चल रही थी कि उसे ये स्टिक तोड़नी है। लेकिन जब वो अपने हाथों को देखती है तो उसमें तो काफी सारे छाले आ चुके थे दिन भर प्रैक्टिस करने की वजह से, और अचानक से ही एग्जॉस्ट होने की वजह से वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। जिस मोमेंट पर तभी फिर उसके पास में एक और बच्चा आ जाता है और वो ये कहने लगता है कि तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से चलना होगा क्योंकि इविल कल्टीवेटर्स हमारे माउंटेन गेट पर आ चुके हैं। जिससे कि मैंग तुरंत ही उसके साथ में अब यहाँ से सीक्रेट पवेलियन की तरफ जाने लगती है। तभी अब हम लोगों को यहाँ की एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इविल कल्टीवेटर्स यहाँ के फीमेल मास्टर्स को जान से मार रहे थे। और ये इविल कल्टीवेटर्स वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि इनके सामने कोई भी मास्टर टिक नहीं पाती, जो कि इन लोगों को मारते हुए इनमें से कहने लगता है कि आज मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और सीक्रेट पेविलियन के अंदर ये सारे के सारे बच्चे छुपे हुए थे अपनी अपनी जान बचाने के लिए, जहाँ पर मैंकर भी पहुंच चुकी थी और सभी के सभी बच्चे रोए जा रहे थे क्योंकि ये लोग अपनी खुद की आंखों से अपनी एकेडमी को बर्बाद होते हुए देख रहे थे। जो नजारा कितना ज्यादा खौफनाक होता है कि इनकी खुद की आंखों के सामने इनके मास्टर को मारा जा रहा है। बस लास्ट में बची हुई होती है सीनियर मास्टर, जो कि अभी भी टिकी हुई थी और फाइटें कर रही थी, जिनसे इविल कल्टीवेटर ये कहने लग जाता है कि आखिर तुम कितनी देर तक टिक पाओगी, तुम्हें बहुत ही जल्द मेरे सामने अपने घुटने को टेकना पड़ेगा। जो कि तुरंत ही अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए मास्टर के सारे स्वॉर्ड्स को डॉज करने लगता है क्योंकि इस बंदे की जो स्वॉर्ड होती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। जिस मोमेंट पर तभी अब मास्टर के पीछे से वहां पर पहुंच जाता है एक और इविल कल्टीवेटर, जिसने अपने वेपन
की मदद से एक इतना जोरों का अटैक किया होता है मास्टर के ऊपर कि वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ में जाकर टकरा जाती है जमीन से। यहाँ पर ये जो बच्चे ये नजारा अपनी आंखों से देख रहे थे वो कहने लगते हैं कि हमारी मास्टर बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुकी है। एक बच्ची उनमें से ये कहने लग जाती है कि ये इविल कल्टीवेटर्स बहुत ही जल्द इस जगह के बारे में भी पता लगा लेंगे, यानी कि आज हम सभी के सभी लोगों का मरना तो तय है। वो कहते हैं कि आखिर हम लोग यहाँ से अपनी जान बचाकर क्यों नहीं भाग सकते। जिनकी बातों को सुनते हुए अब तभी फिर सामने आ जाती है मैंकर, जिससे एक लड़की कहने लगती है कि तुम अब क्या करने वाली हो। तो मैंकर उससे कहती है कि ऑब्वियसली मैं अपने मास्टर की हेल्प करने के लिए जा रही हूँ। हम सभी के सभी एक ही सेक्टर से हैं, फिर आखिर हम ऐसा कैसे देख सकते हैं अपनी मास्टर को मरते हुए। अगर हम लोग इस तरीके से अपनी मौत से डरते रहेंगे तो आखिर हमारा कल्टीवेशन करने का मतलब ही क्या रहा। जो कि अपने साथ की सभी बच्चियों को भी मोटिवेट कर रही थी उसका साथ देने के लिए। अभी हम लोग उस सीनियर मास्टर को देख पाते हैं जो कि इंजर्ड हो चुकी थी और इसके सामने पहुंच चुके होते हैं वो इविल कल्टीवेटर, जो कि ये कहने लगते हैं कि सोचा नहीं था कि इस सेक्ट को तबाह करना इतना ज्यादा आसान होगा। ऐसा लगता है जैसे कि ये डांटाई सेक्ट अब उतना ज्यादा स्पेशल नहीं रहा जितना कि पहले हुआ करता था। तभी तो इनमें ऐसा कोई भी नहीं था जो कि हमारा मुकाबला कर पाता। वो इस बात के बारे में जानती थी कि उसके अंदर फाइट करने के लिए स्ट्रेंथ नहीं बची है, इसी वजह से अब उसको यहाँ से हट जाना चाहिए। लेकिन अब उसी मोमेंट पर इविल कल्टीवेटर्स के ऊपर अटैक कर दिया जाता है कुछ स्लैशिंग अटैक्स के द्वारा, जिनका मुकाबला वो लोग बड़ी ही आसानी के साथ में कर लेते हैं। और मैंकर कहती है कि सीनियर सिस्टर हम लोग आपकी हेल्प करने के लिए आए हैं। और इन छोटी बच्चियों का हौसला देखकर वो इविल कल्टीवेटर कहने लगते हैं कि मानना पड़ेगा ये छोटे मोटे से बच्चे इतनी ज्यादा हिम्मत दिखाएंगे, ऐसा तो हमने सोचा भी नहीं था। जिस मोमेंट पर तभी वो सीनियर सिस्टर अपने आप को काफी ऊपर ले जाती है, जिसको देखकर मैंकर और बाकी की सभी छोटी बच्चियां सोचती हैं कि ये तो इनको छोड़कर भाग गए हैं। और इविल कल्टीवेटर्स भी कहते हैं कि ये डांटाई लोग ऐसे ही होते हैं, इन्हें जान बचाने का मौका मिले तो ये सभी के सभी भाग जाएंगे। जिस मोमेंट पर ये छोटी बच्चियां फाइट करने के लिए जाने लगती हैं, लेकिन आखिर इतने ज्यादा पावरफुल इविल कल्टीवेटर्स के सामने ये कैसे ही टिक पाएंगे, क्योंकि उनके छोटे मोटे अटैक से ही ये बच्चियां काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। उन बच्चों के अंदर इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं थी कि वो ज्यादा समय तक इनके सामने टिक भी सके। जिस मोमेंट पर तभी वो हैमर वाला इविल कल्टीवेटर एक बच्चे के पास में पहुंच जाता है उसको मारने के लिए, जिसे उसने अपने केवल एक ही अटैक के साथ में खत्म भी कर दिया था। और मैंकर ये नजारा देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाती और वो ये कहती है कि मेरी मास्टर बहुत ही जल्द सेक्ट के साथ में यहाँ से आएंगी और तुम लोगों से बदला जरूर से लेंगे। जो बात सुनकर एक इविल कल्टीवेटर ये कहने लग जाता है कि तुम्हारी जो मास्टर है वो तो खुद ये सिखाती है कि तुम्हारे हट में किसी के लिए भी इमोशन नहीं होने चाहिए, फिर आखिर वो तुम लोगों को बचाने के लिए क्यों आएंगे। तुम भी तो एक डांटाई डिसाइबल हो, क्या तुम्हें अभी तक इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आई है। जिसने अब अपनी इस वॉर्ड को फेंक दिया होता है मैंकर के ऊपर उसको जान से मारने के लिए। जिस मोमेंट पर तभी मैंकर को बचाने के लिए उसके सामने पहुंच जाती है उसकी सीनियर सिस्टर, जो कि उस इविल कल्टीवेटर का मुकाबला करती है। और मैंकर उसको देखकर काफी खुश हो जाती है और वो मैंकर से कहती है कि तुम लोग अब जल्द से जल्द यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाओ। लेकिन वो इविल कल्टीवेटर तुरंत ही यहाँ पर आ जाता है और ये कहने लगता है तुम आखिर कैसे मास्टर हो, तुम तो अपने शब्दों पर भी खरी नहीं उतरी, क्योंकि तुम इन कीड़े मकोड़ों के लिए अपनी खुद की जान खतरे में डालने के लिए आ चुकी हो। जहाँ पर भले ही वो कितनी ही ज्यादा ताकत के साथ में हमला कर रहे थे, लेकिन वो इविल कल्टीवेटर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि वो आसानी के साथ में उसके सभी के सभी हमलों को डॉज करते जा रहे थे। सीनियर सिस्टर कहने लगती है कि चिंता मत करो, अगर मैं मर भी जाऊंगी तो मेरी लेगेसी को कोई और आगे बढ़ाएगा। वो इविल कल्टीवेटर अब जैसे ही पकड़ लेता है सीनियर सिस्टर के हाथों को, उसी मोमेंट पर दूसरा इविल कल्टीवेटर आकर सीनियर सिस्टर के सीने में अपनी स्वॉर्ड को उतार देता है, जो कि अब मरने की हालत में आ चुकी थी। और उसके पास में तुरंत ही पहुंच जाती है मैंकर, जो कि रोते हुए कहने लगते हैं कि सीनियर सिस्टर आप यहाँ पर क्यों आई थी आकर हमें बचाने के लिए। आपने तो खुद ये कहा था कि हमें किसी के लिए अपने हर्ट में फीलिंग्स नहीं लानी है। जिससे कि वो कहती है कि जब तुम हमें बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल सकते हो, फिर आखिर मैं ऐसा क्यों ना करती। मेरी एक बात को हमेशा ही याद रखना कि तुम्हारे इमोशन ही तुम्हें जिताते हैं और उस एक लड़ाई में तुम आगे निकल जाओगी जिसमें तुम्हारे इमोशन तुमसे आगे होंगे। जिनकी मौत होती है मैंकर उनके पास में बैठकर रोने
डरने भी लगते हैं क्योंकि आखिर वो और कर ही क्या सकते थे। जहाँ पर अब ये इविल कल्टिवेटर्स मैंकर को भी मारने के लिए जाने लगते हैं। जिस मोमेंट पर अब इन इविल कल्टिवेटर्स के ऊपर एक स्लैशिंग अटैक आकर हिट होता है, जिसने एक ही अटैक के साथ में उन दोनों को ही जान से मार दिया था। क्योंकि अब यहाँ पर आ चुकी होती है डांटाई सेक्ट के लीडर, जिन्होंने सिचुएशन को संभाल लिया था और अब हमें दिखाया जाता है उनके पैलेस को। मैंकर के साथ में यहाँ पर एक और बच्ची होती है जिसका नाम होता है वैंगलिन, और ये सेक्ट लीडर वैंगलिन से ये कहने लगती है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, क्योंकि उसने बिना किसी की परवाह किए सबसे पहले अपनी जान बचाने के बारे में सोचा। इसी वजह से सेक्ट लीडर उससे ये कहने लगती है कि अब से तुम इनर कोर्टयार्ड में रहोगे और मेरे गाइडेंस के अंदर अपना कल्टीवेशन करोगी, जिसकी वजह से वैंगलिन काफी खुश हो जाती है और वहीं पर बैठकर रो रही होती है मैंकर, जिसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। तो उसको देखकर तभी फिर सेक्ट लीडर ये कहने लगती है कि सुनो मैंकर, जब वैंगलिन ने तुमसे वहां से भागने के लिए कहा था, अगर तुमने ऐसा कर लिया होता तो हमारे उस डांटाई सेक्ट की ब्रांच को समय रहते बचाया जा सकता था, लेकिन तुम्हारे दिमाग के ऊपर इमोशन और फीलिंग का भूत सवार हो चुका था, जिसकी वजह से तुमने अपने साथ साथ और भी कई सारे लोगों की जान खतरे में डाली, जिनकी जान चली भी गई। हमें सेक्ट के अंदर ये सिखाया जाता है कि हमें अपने 7 इमोशन और 6 डिजायर को बांध कर रखना होगा, लेकिन तुमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसी वजह से तुम तो हमारे सेक्ट के लिए और भी ज्यादा खतरनाक हो। मुझे ये बताओ जरा, क्या तुम वैंगलिन से नफरत करती हो? मैंकर कहती है कि नहीं, मैं उससे नफरत नहीं करती, बल्कि मैं तो नफरत करती हूँ अपने आप से, अपनी नाकामी से और अपनी कमजोरियों से। वो ये कहने लगती है कि वैसे अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो तुम्हारी सीनियर सिस्टर और उन सभी के सभी बच्चियों को बचाया जा सकता था जो जीना चाहते थे, जो सभी के सभी सीक्रेट पवेलियन के अंदर छुपकर बैठे थे, क्योंकि अगर तुम लोग वहाँ पर रहते तो तुम लोगों की जान बच जाती। अब तुम मुझे ये बताओ जरा कि अगर तुम दोबारा से ऐसी सिचुएशन में फंसोगी तो तुम्हारा डिसीजन क्या होगा? तुम आखिर क्या करोगी? तुम्हारे हिसाब से क्या करना चाहिए? मैंकर कहती है कि मैं उसी तरीके से लोगों को बचाने के लिए जाऊंगी जैसे मैं आज गई थी। मैं कमजोर हूँ, इसी वजह से मैं इविल कल्टिवेटर्स के सामने जाऊंगी। मेरा सेक्रीफाइस व्यर्थ में नहीं जाएगा, क्योंकि तब तक वहाँ पर पावरफुल लोग पहुँच चुके होंगे और आप लोगों के द्वारा किए गए सरप्राइज अटैक उनके पूरे सेक्ट को तबाह करने के लिए काफी है। जो बात सुनकर सेक्ट लीडर कहती है कि यानी कि तुम अपने आप को सेक्रीफाइस भी कर सकती हो। ठीक है, मैं भी तुमसे काफी खुश हूँ, इसी वजह से अब से तुम्हें भी इनर कोर्टयार्ड में शिफ्ट किया जाएगा और तुम भी मेरे गाइडेंस के अंदर रहकर अपना कल्टीवेशन करोगी। और मैं तुम्हें एक और जरूरी बात बताना चाहती हूँ कि आज से 10 साल के बाद चूज किया जाएगा एक नए लीडर को, जो कि हमारे इस डांटाई सेक्ट को आगे बढ़ाते हुए चलेगा, जो कि 10,000 सालों से यहाँ पे है। क्योंकि हमारे सेक्ट में है कि डीमन, जो कि चैन फैमिली की देन है, जिसने एक बार 6 एंशिएंट इविल सेक्ट के साथ में मिलकर पूरे के पूरे हेवनली रियल्म को ही डोमिनेट कर लिया था, जिसे इस वक्त बांध कर रखा गया है। और ये सब कुछ असल में किया था डांटाई फैमिली के एंसेस्टर ने। और अगर वो इविल वहां से निकल जाता है तो वो सब कुछ तबाह करके रख देगा। उसके अंदर इतनी ज्यादा शक्ति है कि वो अकेले ही पूरे डांटाई सेक्ट को निपटा देगा। और ये सब कुछ वही इविल कर रहा था, क्योंकि वो दिखा रहा होता है मैंकर को एक इल्यूजन। और ये नजारा देखकर ये जो डीमन गॉड होता है, जो कि चैन के सामने था, वो कहने लगता है कि इसका तो इल्यूजन किसी और के इल्यूजन के अंदर है। इसी वजह से उसने चैन को भेज दिया होता है मैंकर के इल्यूजन के अंदर, जो कि इस दुनिया में पहुंच तो जाता है, लेकिन वो चाह कर भी कुछ कर नहीं पाएगा। चैन अपनी आंखों के सामने एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक नजारा देख रहा था और वो ये कहने लगता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मैंकर का इल्यूजन इतना ज्यादा खतरनाक लेवल का होगा। और वो जो इविल जिसने अपने कंट्रोल में रखा हुआ होता है मैंकर को, वो उससे कहने लगता है कि तुम जो अपने बचपन में ट्रेनिंग करने लग गई थी, मुझे नहीं लगता कि तुमने वहाँ पर ज्यादा प्रोग्रेस की थी, क्योंकि अगर तुमने प्रोग्रेस की होती तो तुम इस मेमोरी रिकॉल टेक्निक के अंदर कभी भी नहीं फंसते, जो कि मैंकर को उसके इल्यूजन से जगा देता है। और अब ये आ जाती है उस डीमन गॉड के इल्यूजन के अंदर, जहाँ पर वो अपनी आंखों के सामने ये देख पा रही होती है कि इस इविल ने उसके सेक्ट के काफी सारे लोगों को जान से मार दिया। वो समझ जाती है कि यानी कि थोड़े समय पहले जो वो अपनी बचपन की यादों में खोई हुई थी, वो सब कुछ इस इविल के इल्यूजन्स की वजह से हो रहा था। वो इविल ये कहने लगता है कि क्या तुम्हारे ओल्ड मास्टर ने तुम्हें ये बताया नहीं था कि जब तक तुम हार्टलेस रहोगी तुम्हारे अंदर इमोशंस नहीं होंगे
होंगे, मैं तभी तक ही ट्रैप रह पाऊंगा, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो मैं आजाद हो जाऊंगा। जिसने असल में बैंकर की भी मास्टर को पकड़ के रखा हुआ था। वो कहने लगता है कि मुझे आजाद कराने में तुम्हारा सबसे बड़ा हाथ है, तुम्हारे इमोशन ने तुम्हें कमजोर बनाया और मुझे ताकतवर, जिससे कि मैं किसी भी वक्त आजाद हो सकता हूँ। उसने बैंकर के मास्टर को पकड़ के रखा हुआ था, जो कि अब बैंकर के सामने आ जाती है और उससे ये कहने लगती है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें हर एक सिचुएशन में हार्टलेस रहना होगा, लेकिन अब क्योंकि ऐसा नहीं हुआ तो बैंकर को तो इसकी वजह से सबक सीखना ही था, जिसकी वजह से वो ईविल तुरंत ही अपनी ईविल पावर्स की मदद से बैंकर के मास्टर को जान से मार देता है, जिसका खून खुद बैंकर के चेहरे पर आ चुका था, यानी कि इसकी मौत की जिम्मेदार बैंकर है। वो ईविल कहने लगता है कि मैंने इसे जिंदा केवल तुम्हारे लिए ही रखा हुआ था, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा तोहफा तैयार करना चाहता था। और अपने दो मास्टर को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखकर अब तो बैंकर पूरी तरीके से टूट जाती है। वो ईविल कहने लगता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम अपने 7 इमोशन और 6 डिजायर को कभी भी बांध के नहीं रख पाओगी। तुमने खुद ही मुझसे ये कहा था कि तुम इन सभी चीजों को ब्रेक थ्रू करके आगे निकल जाओगी और सब पर राज करोगी, और आखिर इन सभी का रिजल्ट क्या ही निकला वो तो तुम सब कुछ अपनी आंखों से देख ही रही हो। और वो ये है कि तुमने हार्टलेसनेस को गवा दिया, मुझे जगा दिया और सब कुछ गवा दिया, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास में समय है, तुम खुद को तो बचा ही सकती हो। अभी हम लोगों को बैंकर के स्पिरिचुअल वर्ल्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी इविल पर्सनैलिटी उससे ये कहने लगती है कि जैसे ही वो इविल एंसेस्टर जाग जाएगा, दुनिया की हर एक चीज को सफर करना पड़ेगा। इसी वजह से बैंकर सिर्फ तुम्हारे पास में ऐसी ताकत है कि तुम उसे सप्रेस कर सकती हो। तुम्हें अब खुद को बदलना होगा, तुम्हें अब उस रूप में आना होगा जैसे कि तुम पहले रहा करते थे। तुम्हें अब उस ताकत को अपनाना होगा, तुम्हें रूथलेस बनना होगा। बैंकर भी कहने लगती है कि हाँ तुमने सही कहा, अब मेरे पास में